फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो हम लोग देख रहे थे फाउंडेशन, है ना। तो प्यारे बच्चों, फाउंडेशन में हमने बहुत सारा टॉपिक कवर किया है। आज हम देखेंगे कंबाइंड फुटिंग के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आपको फुटिंग का हमने फिगर दिखाया था। मान लीजिए ये हमारा प्लान है जिसपे हमको क्या बनाना है, बिल्डिंग बनाना है। इस पे हमको क्या करना है, बिल्डिंग बनाना है। तो आइसोलेटेड फुटिंग में क्या हो रहा था प्यारे बच्चों, सिंगल सिंगल फुटिंग दे रहे थे ना। ये सिंगल सिंगल फुटिंग दिया जा रहा था प्यारे बच्चों। अब इसको जब क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता था, इस प्रकार से। क्रॉस सेक्शन फुटिंग का इस प्रकार से था प्यारे बच्चों। जब आपका दो कॉलम स्ट्रेट लाइन में एक ही फुटिंग से कनेक्टेड हो, दो या दो से ज्यादा कॉलम, जब आपका देखिए प्यारे बच्चों, हम इसको कॉलम बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, कॉलम, और इसको सिंगल फुटिंग बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसको कॉलम बोल रहे हैं और इसको फुटिंग बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आपका दो या दो से अधिक कॉलम सिंगल फुटिंग के साथ कनेक्ट होगा, जब आपका दो या दो से अधिक कॉलम सिंगल फुटिंग के साथ कनेक्ट होगा, तो वैसा फुटिंग क्या कहलाएगा, कंबाइंड फुटिंग कहलाएगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। हमने क्या बोला, जब आपका दो या दो से, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है प्यारे, दो कॉलम को एक ही फुटिंग के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। जब दो कॉलम जो कि स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कॉलम्स स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक कॉलम स्ट्रेट लाइन में है और एक ही फुटिंग के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसा फुटिंग आपको क्या कहलाता है, कंबाइंड फुटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कंबाइंड फुटिंग कहलाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा है, व्हेन टू और मोर कॉलम, डबल लिखा गया कॉलम, है ना। व्हेन टू और मोर कॉलम इन अ स्ट्रेट लाइन, कैसा है, स्ट्रेट लाइन पोजीशन में है, इन अ स्ट्रेट लाइन आर कैरीड ऑन ए सिंगल स्प्लिट फुटिंग, एक सिंगल स्प्लिट फुटिंग पे कैरी किया हुआ है, इट इज कॉल्ड कंबाइंड फुटिंग। क्या कहलाएगा, कंबाइंड फुटिंग कहलाता है। बात समझ में आया। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, जब दो या दो से अधिक कॉलम स्ट्रेट लाइन पोजीशन में है और एक ही फुटिंग के साथ कनेक्टेड है, तो वैसा फुटिंग आपका क्या कहलाता है, कंबाइंड फुटिंग कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस कंबाइंड फुटिंग को पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कंबाइंड फुटिंग कहां कहां प्लेस किया जा सकता है ना। कंबाइंड फुटिंग आर प्रोवाइडेड वेयर, मतलब कंबाइंड फुटिंग कहां पे प्रोवाइड करेंगे, उस कंडीशन को हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, कंबाइंड फुटिंग हम वहां प्लेस करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमको पता है कि ये आपका आइसोलेटेड फुटिंग है, सिंगल सिंगल है ना, ये आइसोलेटेड फुटिंग। प्यारे बच्चों, दो जो कॉलम हो एकदम स्पेस, मतलब नजदीक नजदीक बनाया गया है, दो कॉलम आपस में नजदीक नजदीक बनाया गया है, तो इसका फुटिंग तो ओवरलैप कर जाएगा ना, इसका फुटिंग ओवरलैप कर जाएगा, इसका फुटिंग क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो अगर दो कॉलम आपस में क्लोजली स्पेस्ड है, मतलब बहुत ही नजदीक बनाए गए हैं, तो क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, सिंगल फुटिंग से ही तो आपस को दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। जब दो कॉलम बहुत ही क्लोज में बनाए जाते हैं तो उस केस में क्या किया जाता है, सिंगल फुटिंग पे दोनों कॉलम को कैरी कर लिया जाता है, ठीक है ना। दूसरा, अगर प्यारे बच्चों आपका सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी थोड़ा बहुत क्या हो, लो हो। पहला बात तो ये हम सैलो फुटिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, तो सैलो फुटिंग हमको पता है कि हाई बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल पे यूज किया जाता है। बट अगर सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी थोड़ा बहुत लो है, तो आप कंबाइंड फुटिंग यूज कर सकते हैं। क्या है, थोड़ा बहुत लो है, लिटिल बिट क्या है, लो है होगा बेयरिंग कैपेसिटी, या उस पे आने वाला सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है थोड़ा बहुत हाई है, तो भी आप क्या दे सकते हैं, कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए प्यारे बच्चों, कंबाइंड फुटिंग जो होता है वो नीचे वाला ठीक है ना, ये वाला पोर्शन रेक्टेंगुलर भी हो सकता है ऊपर से देखने पर, ये आपका ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है और टी सेक्शन में भी हो सकता है। जनरली आपका रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल प्रोवाइड किया जाता है और टी सेक्शन को प्रोवाइड बहुत ही कम किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा है, व्हेन टू कॉलम आर क्लोज टुगेदर, जब दो कॉलम आपस में क्लोज होगा, कॉजिंग ओवरलैप ऑफ एडजेसेंट आइसोलेटेड फुटिंग, जब दो कॉलम आपस में क्लोज होगा तो दोनों फुटिंग का ओवरलैप कर जाएगा, दोनों फुटिंग क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, तो उस केस में हम प्रोवाइड कर देंगे कंबाइंड फुटिंग। अलग अलग प्रोवाइड नहीं करके सेम ही फुटिंग पे दोनों कॉलम को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, वेयर सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इज लिटिल बिट लो, जहां पे प्यारे बच्चों सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी थोड़ा बहुत कम है, या
लोड थोड़ा सा ज्यादा है उस केस में भी आप कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट में हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, कंबाइंड फुटिंग में भी रेक्टेंगुलर, कंबाइंड फुटिंग कैसा हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है और टी शेप्ड में भी हो सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम देखेंगे कंबाइंड फुटिंग के टाइप्स। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे मैट और राफ्ट फाउंडेशन, मैट और राफ्ट फाउंडेशन। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैट और राफ्ट फाउंडेशन में क्या है कि मान लीजिए ये हमारा बिल्डिंग है ना, ये हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे जो फाउंडेशन देंगे प्यारे बच्चों, बहुत सारा फुटिंग देंगे, बहुत सारा फुटिंग देंगे प्यारे बच्चों, बहुत सारा फुटिंग देंगे ना। तो प्यारे बच्चों सारा जो कॉलम होगा, ये जो कॉलम देंगे ना, सारा कॉलम एक ही फुटिंग पे आपका क्या है, कैरी है। जैसे कि कंबाइंड फुटिंग में क्या देखे थे प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक कॉलम, दो या दो से अधिक कॉलम, लेकिन सारा कॉलम या मैक्सिमम कॉलम, ये भी बोल सकते हैं, सारा कॉलम बोल दीजिए, चाहे बिल्डिंग का मैक्सिमम कॉलम जो होगा वो एक ही फाउंडेशन पे, एक ही फुटिंग पे कैरी होगा, तो वैसा फाउंडेशन कहलाएगा मैट और राफ्ट फाउंडेशन। प्यारे बच्चों मैट और राफ्ट फाउंडेशन वैसे सॉइल में दिया जाता है जहां जिसका की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही लो होता है, दैट मीन सॉफ्ट सॉइल या क्ले सॉइल आप बोल सकते हैं, सॉफ्ट सॉइल या क्ले सॉइल। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा मैट और राफ्ट फाउंडेशन क्ले और सॉफ्ट सॉइल के लिए सुटेबल होता है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, एक ही स्लैब, जो नीचे वाला जो पोर्शन है प्यारे बच्चों, इसको स्लैब भी बोल रहे हैं, यहाँ कहीं कभी फुटिंग भी बोल रहे हैं ना, स्लैब भी बोल रहे हैं, कभी कभी फुटिंग भी बोल रहे हैं ना। तो प्यारे बच्चों एक ही स्लैब पे सारा कॉलम या मैक्सिमम कॉलम अगर सपोर्टेड होगा तो क्या कहलाएगा, मैट और राफ्ट फाउंडेशन। और ये सॉफ्ट सॉइल के लिए सुटेबल होता है, दैट मींस क्ले के लिए सुटेबल होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं वैसे सॉइल के लिए सुटेबल होता है जिसका की बियरिंग कैपेसिटी क्या होता हो, कम है, या सुपर स्ट्रक्चर का लोड अगर हैवी है, अगर सुपर स्ट्रक्चर का लोड अगर हैवी है तो भी आप क्या दे सकते हैं, मैट और राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ना। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं डिफिनेशन इसका। राफ्ट फाउंडेशन इज आल्सो नोन एज मैट फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन को मैट फाउंडेशन भी कहा जाता है। इट्स हैविंग ए लार्ज कंक्रीट स्लैब। प्यारे बच्चों जब हमने बोला एक ही स्लैब पर आपका सारा कॉलम कैरी होगा, एक ही स्लैब पर आपका सारा कॉलम अगर कैरी होगा तो पक्का है कि स्लैब आपका क्या होगा, लार्ज होगा, बहुत ही बड़ा होगा, जो कि कंक्रीट का बना होगा। इट्स हैविंग लार्ज कंक्रीट स्लैब व्हिच कैन बी सपोर्ट ए नंबर ऑफ कॉलम एंड वॉल्स, जिसपे क्या सपोर्ट होगा, बहुत सारे कॉलम्स, बहुत नंबर, मतलब नंबर करने मतलब बहुत ज्यादा कॉलम्स एंड बहुत सारे वॉल सपोर्टेड होंगे। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, राफ्ट फाउंडेशन को मैट फाउंडेशन भी कहा जाता है। इट्स हैविंग ए लार्ज कंक्रीट स्लैब, मतलब मैट फाउंडेशन के पास लार्ज कंक्रीट का स्लैब होता है जिसपे क्या सपोर्ट होता है, बहुत सारे वॉल्स और बहुत सारे कॉलम्स सपोर्टेड होते हैं। नेक्स्ट, the slab is spread out under the entire building or at least large part of the building। प्यारे बच्चों पूरा जितना भी बिल्डिंग का फाउंडेशन है, पूरा इंटायर बिल्डिंग का जितना भी फाउंडेशन है एक ही स्लैब पर क्या होगा, स्प्रेड आउट होगा, या हम बोल सकते हैं लार्ज पार्ट ऑफ इट्स बिल्डिंग। हमने बोला था पहले या तो मैक्सिमम हो या पूरा का पूरा कॉलम हो, या तो पूरा का पूरा इंटायर बिल्डिंग उस पर सपोर्टेड हो, या एटलीस्ट लार्ज पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, जो मैक्सिमम पार्ट है बिल्डिंग का वो सपोर्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट, वेयर द राफ्ट फाउंडेशन आर यूज, कहां पे आप राफ्ट फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं, हमने पहले ही बोल चुका है प्यारे बच्चों, सॉफ्ट सॉइल जिसका बेयरिंग कैपेसिटी कम है, जैसे कि क्ले सॉइल के लिए सुटेबल है, किसके लिए, क्ले सॉइल के लिए ये बात सुटेबल है, या लोड जहां पे ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। चलिए इसका देखते हैं कहां यूज करेंगे। इट इज यूज फॉर लार्ज लोड, फॉर एग्जाम्पल अपार्टमेंट। प्यारे बच्चों अगर आपको हैवी सुपर स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे अपार्टमेंट वगैरह बनाना है, तो आप राफ्ट फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर लार्ज लोड, दैट मीन्स अपार्टमेंट, अगर अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर का लोड अगर ज्यादा है तो आप मैट फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सॉइल है लो बेयरिंग कैपेसिटी, वैसा सॉइल है जहां की क्या है, लो बेयरिंग कैपेसिटी, उसके पास लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, वैसा सॉइल जिसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है, दैट मीन्स बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, तो वहां पे भी आप राफ्ट फाउंडेशन दे सकते हैं। और क्या, सो द वेट ऑफ द बिल्डिंग नीड्स टू बी स्प्रेड आउट ओवर ए लार्ज एरिया टू बी क्रिएट ए स्टेबल फाउंडेशन। प्यारे बच्चों जो वेट होगा बिल्डिंग का वो जो वेट होगा बिल्डिंग का वो क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेबल फाउंडेशन देने के लिए राफ्ट फाउंडेशन देना पड़ता है। नेक्स्ट,
इफ द वॉल और कॉलम ऑफ द बिल्डिंग आर सो क्लोज, प्यारे बच्चों जब दो कॉलम बहुत ही ज्यादा नजदीक होंगे, जैसा कि हमने कंबाइंड फुटिंग में भी बताया था, सारे कॉलम बहुत ही ज्यादा नजदीक होंगे, उस केस में भी आप क्या देंगे, राफ्ट फाउंडेशन। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों शॉर्ट नोट्स में ये आता है या 4 मार्क्स में आएगा, व्हाट इज द राफ्ट फाउंडेशन एंड वेयर इट इज यूजेज, तो आपको लिखना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे डीप फाउंडेशन, है ना। डीप फाउंडेशन देखिए प्यारे बच्चों, देखिए ये है आपका फुटिंग, ये है आपका फुटिंग, है ना, ये है आपका डेप्थ ऑफ फुटिंग और ये है आपका विड्थ ऑफ फुटिंग, ये है आपका विड्थ ऑफ फुटिंग और ये है आपका डेप्थ ऑफ फुटिंग। प्यारे बच्चों डेप्थ ऑफ फुटिंग ग्रेटर देन होगा विड्थ ऑफ फुटिंग। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, अगर ऐसा फाउंडेशन जिसका डेप्थ जो होगा विड्थ से ज्यादा है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विड्थ ऑफ फाउंडेशन से ज्यादा होगा, तो वैसा फाउंडेशन क्या कहलाएगा, डीप फाउंडेशन। बात समझ में आया? हमने क्या बोला, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विड्थ ऑफ फाउंडेशन से ज्यादा होगा तो क्या कहलाएगा, डीप फाउंडेशन। ये डिफिनीशन हम पहले भी दे चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, अब हमको फाउंडेशन देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गड्ढा करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, एक्सकवेशन करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रेटा करने का मतलब है प्यारे बच्चों लेयर, यहाँ पे दूसरा लेयर आएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे गड्ढा करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे तो दूसरा लेयर आएगा। अगर इस लेयर के पास बेयरिंग कैपेसिटी, इस लेयर के पास बेयरिंग कैपेसिटी अगर अच्छा खासा है तो यहीं तक डेप्थ देंगे। बट अगर अच्छा नहीं मिला, बेयरिंग कैपेसिटी और अच्छा नहीं मिला, तो हम और गड्ढा करेंगे। तो तब तक गड्ढा करेंगे प्यारे बच्चों जब तक कि हमारा जो स्ट्रेटा है, दैट मींस लेयर जो है हाई बेयरिंग कैपेसिटी के सॉइल का ना बना हो। बात समझ में आया? तब तक हम लोग गड्ढा करेंगे, जब गड्ढा करें मतलब एक्सकवेशन करेंगे, जब तक कि हमको हाई बेयरिंग कैपेसिटी का स्ट्रेटा ना मिल जाए। तो प्यारे बच्चों हमने पहले भी बताया था कि डीप फाउंडेशन कहां दिया जाता है, डीप फाउंडेशन आपको दिया जाता है वैसे सॉइल में जिसका की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही लो है। तो प्यारे बच्चों ऐसा सॉइल जिसका बेयरिंग कैपेसिटी लो है तो हम क्या करते जाते हैं, एक्सकवेशन करते जाते हैं और वह लेयर खोजते हैं जिसका की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही हाई है। जैसे हमको हाई बेयरिंग कैपेसिटी का स्ट्रेटा मिलेगा वहीं पर छोड़ देंगे और वहीं पे हम फाउंडेशन देना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आया? तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, ए डीप फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ फाउंडेशन विच ट्रांसफर बिल्डिंग लोड टू द अर्थ वेरी डाउन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, ये है मान लीजिए ग्राउंड लेवल, ये है आपका ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से वेरी डाउन मतलब बहुत ही नीचे बिल्डिंग के, मतलब मान लीजिए ये आपका यहाँ पे मान लीजिए ये आपका क्या, यहाँ पे बिल्डिंग होगा, यहाँ पे मान लीजिए बिल्डिंग होगा, तो बिल्डिंग का जो लोड होगा वो धरती के बहुत ही नीचे जाके ट्रांसफर करता है, क्योंकि इसका डेप्थ बहुत ही ज्यादा होता है, किसका, डीप फाउंडेशन का। तो हमने क्या बोला कि बिल्डिंग का जो लोड होगा वो अर्थ के मतलब ग्राउंड लेवल से वेरी डाउन मतलब बहुत ही नीचे ट्रांसफर करता है। तो यही बात लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ए डीप फाउंडेशन इज ए टाइप ऑफ फाउंडेशन का वह टाइप है आपका डीप फाउंडेशन जिसमें ट्रांसफर बिल्डिंग लोड, जिसमें बिल्डिंग का जो लोड होता है ट्रांसफर किया जाता है टू द अर्थ करने का मतलब है सॉइल मास में, लोड को ट्रांसफर किया जाता है सॉइल मास में वेरी डाउन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से वेरी बहुत ही नीचे। बात समझ में आया? ग्राउंड लेवल से बहुत ही नीचे ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ स्ट्रेटा ऑफ गुड बेयरिंग कैपेसिटी नॉट अवेलेबल नियर लेयर द ग्राउंड। प्यारे बच्चों ये ग्राउंड लेवल के नजदीक कोई भी गुड बेयरिंग कैपेसिटी का सॉइल अगर नहीं मिलता है, ग्राउंड लेवल के नजदीक कोई भी गुड बेयरिंग कैपेसिटी का सॉइल नहीं मिलता है, तो और हम नीचे गड्ढा करते हैं ताकि हमको गुड बेयरिंग कैपेसिटी का सॉइल मिल जाए। तो देखिए प्यारे बच्चों यही बात लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अ स्ट्रेटा ऑफ गुड बेयरिंग कैपेसिटी नॉट अवेलेबल नियर लेयर द ग्राउंड लेवल के नियर नजदीक कोई अच्छा बेयरिंग कैपेसिटी का सॉइल नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर हैज टू बी टेकन डीप। तो हम फाउंडेशन और गड्ढा करते हैं। पर्पस क्या रहता है, अटेनिंग स्ट्रेटा। पर्पस क्या होता है कि ऐसा स्ट्रेटा मतलब ऐसा लेयर अटेन करे जो कि हाई बेयरिंग कैपेसिटी को, मतलब इतना लेयर तक नीचे जाते हैं तब जबकि हमको हाई बेयरिंग कैपेसिटी का लेयर मिल जाए, ठीक है ना। इन डीप फाउंडेशन में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऑलवेज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में प्यारे बच्चों जो डेप्थ होता है फाउंडेशन का ऑलवेज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ
फाउंडेशन। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीप फाउंडेशन। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीप फाउंडेशन। तो प्यारे बच्चों डीप फाउंडेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पाइल्स फाउंडेशन, कॉफरडैम फाउंडेशन एंड क्याजन फाउंडेशन। ठीक है ना, डीप फाउंडेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पाइल्स फाउंडेशन, कॉफरडैम फाउंडेशन एंड क्याजन फाउंडेशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पाइल फाउंडेशन के बारे में। प्यारे बच्चों डीप फाउंडेशन में हमने क्या बोला कि डेप्थ बहुत ही ज्यादा होगा, विड्थ के रिस्पेक्ट में डेप्थ बहुत ही ज्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों वैसे केस में हम लोग पाइल्स यूज कर देते हैं। पाइल्स जो होता है प्यारे बच्चों बना बनाया हुआ मिलता है, पाइल समझते हैं, बोल सकते हैं जो ब्रिज में देखते होंगे पिलर, उस तरह का पाइल्स होता है, एक्चुअली वही पाइल्स है। ठीक है ना, तो अगर हम पाइल्स को यूज करते हैं डीप फाउंडेशन में तो वो पाइल फाउंडेशन कहलाता है। पाइल जो होता है वो बहुत सारे मटेरियल का बना होता है, लकड़ी का भी बना हो सकता है, आरसीसी का बना हो सकता है, कंक्रीट का बना हो सकता है, लोहे का बना हो सकता है, स्टील का बना हो सकता है। तो मटेरियल के आधार पर भी बांटा गया है पाइल्स को। तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, डीप फाउंडेशन में अगर पाइल्स का यूज किया जाता है तो वैसा फाउंडेशन क्या कहलाता है, पाइल फाउंडेशन कहलाता है। प्यारे बच्चों पाइल फाउंडेशन यूज करने का मकसद यही होता है कि पाइल जो होता है बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही ज्यादा डेप्थ का होता है। पाइल जो होता है बहुत ही ज्यादा डेप्थ का होता है, तो बहुत ही डीप तक जा सकता है। बात समझ में आया, बहुत ही डीप तक जा सकता है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं डिफिनेशन पाइल फाउंडेशन में। पाइल और पाइलिंग इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ ए डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन का ये वर्टिकल एलिमेंट्स है, डीप फाउंडेशन का ये वर्टिकल एलिमेंट्स है जिसका नाम क्या है, पाइल्स है। ठीक है ना, ड्रिवन और ड्रिल्ड डीप, जिसको ड्रिवन माने गाड़ना, ड्रिवन का मतलब होता है गाड़ना, ड्रिल का मतलब भी होता है छेद करना, जिसको गाड़ा जाता है डीप मतलब बहुत ही गड्ढा इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में बहुत ही गड्ढा तक इसको क्या किया जाता है, गाड़ा जाता है एट द बिल्डिंग साइट, जो आपका बिल्डिंग साइट है वहां पे इट्स कॉल्ड पाइल फाउंडेशन। बात समझ में आया। अगर आप डीप फाउंडेशन में पाइल का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पाइल का यूज करते हैं, तो पाइल फाउंडेशन कहलाता है। तो यही बात लिखा हुआ है, ए पाइल और द पाइलिंग इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन का ये वर्टिकल एलिमेंट है, डीप फाउंडेशन का ये वर्टिकल एलिमेंट है जो ड्रिवन किया जाता है, गाड़ा जाता है बहुत ही डीप में, बहुत ही डीप में। कहां पे, बिल्डिंग साइड पे, जहां पे आपको बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग साइड पे, इट्स कॉल्ड पाइल फाउंडेशन। ठीक है ना, चलिए पाइल फाउंडेशन इज जनरली यूज्ड व्हेन अ स्ट्रैटम हैज ए बेयरिंग कैपेसिटी इज एट ग्रेटर डेप्थ। प्यारे बच्चों क्या बोला, पाइल फाउंडेशन तभी यूज करते हैं जब वैसा स्ट्रैटम जिसका बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अंदर मिलता है, ग्रेटर डेप्थ। ग्रेटर डेप्थ करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, पाइल फाउंडेशन जनरली वैसे जगह यूज करते हैं जहां पे जो बेयरिंग कैपेसिटी, गुड बेयरिंग कैपेसिटी का जो लेयर है ना, ग्रेटर डेप्थ मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे मिलता है। बात समझ में आया। अब देखेंगे प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स बेस्ड ऑन मटेरियल एंड फंक्शन। ठीक है ना, तो चलिए ये बात समझ में आया कि अगर आप डीप फाउंडेशन में पाइल्स का यूज करते हैं, पाइल एक वर्टिकल एलिमेंट्स है, उसको अगर यूज करते हैं, गाड़ा जाता है बहुत ही नीचे डेप्थ तक, तो क्या कहलाता है, पाइल फाउंडेशन कहलाता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले बच्चों हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पाइल। ठीक है ना, तो फंक्शन के आधार पे भी पाइल्स को बांटा गया कि कैसा वो फंक्शन करता है ना। तो फंक्शन के आधार पे जो पाइल्स को बांटा गया है पहले बच्चों, वो है बेयरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स, सीट पाइल्स, एंकर पाइल, बैटन होता है पहले, बैटन पाइल एंड फेंडर पाइल। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों इसका डिफिनीशन जानना जरूरत नहीं है, बट नाम जान लीजिए कि ये सब जो पाइल है वो फंक्शन के आधार पे काम करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, किस मटेरियल का आपका पाइल्स बनाया गया है, मटेरियल के आधार पे भी आपके पाइल्स को क्लासिफाइड किया गया है। जैसे अगर टिम्बर का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है तो उसको बोलेंगे टिम्बर पाइल्स, अगर कंक्रीट का पाइल्स बना हुआ है तो उसको बोलेंगे कंक्रीट पाइल्स, और अगर स्टील का बना हुआ पाइप्स होगा तो कहेंगे स्टील पाइप, और किन्हीं दो के कंपोजिशन से बना हुआ, मतलब टिम्बर और कंक्रीट को आपस में मिला दिया जाए तो भी उसको कंपोजिट पाइल कहेंगे। कंक्रीट और स्टील को मिलाकर जो पाइल्स बनाया जाएगा उसको भी कंपोजिट पाइल्स कहा जाता है। कंपोजिट पाइल मतलब दो से अधिक मटेरियल लगाकर जो पाइल्स बनाया जाता है उसको कहा जाता है कंपोजिट पाइल। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा डीप फाउंडेशन कहते किसको है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर हमने पढ़ा कि डीप फाउंडेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला है पाइल फाउंडेशन, दूसरा है कॉफरडैम, तीसरा है क्याजन फाउंडेशन, है ना। तो हमने पाइल फाउंडेशन को पूरी तरीके से समाप्त किया है। अब हम लोग देखेंगे कॉफरडैम फाउंडेशन, है ना, कॉफरडैम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए पहले बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कॉफर डैम के बारे में ना, कॉफर डैम। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए गंगा जी में कोई स्ट्रक्चर बनाना है, गंगा जी में ब्रिज बनाना है। तो प्यारे बच्चों हम लेते हैं, मान लीजिए ये गंगा जी है, इधर पानी बह रहा है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाना है गंगा जी के बीचों बीच। तो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? तो गंगा जी को बीचों बीच यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस एरिया में क्या करना होगा? इस एरिया को सूखा बनाना होगा, इस एरिया को ड्राई करना। अब गंगा जी के पानी को सूखा बनाना इतना आसान तो है नहीं, है ना। तो इस एरिया को सूखा बनाने के लिए यहाँ पे क्या है ना, एक वाल लगाते हैं जिसको टेम्पोररी वाल, क्या होता है? टेम्पोररी स्ट्रक्चर बिछाया जाता है। उसी टेम्पोररी स्ट्रक्चर को कॉफर डैम कहा जाता है, ताकि इस प्लेस को ड्राई किया जाए और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा सके। बात समझ में आया? मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, मान लीजिए गंगा जी है, कोई भी वाटर बॉडी हो सकता है ना। मान लीजिए गंगा जी है, गंगा जी के बीचों बीच कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको ड्राई प्लेस होना चाहिए। तो उस प्लेस को ड्राई करने के लिए चारों तरफ से एक ऐसा वाल लगा देते हैं, एक ऐसा टेम्पोररी स्ट्रक्चर बिछा देते हैं, ताकि यहाँ से पानी को बाहर निकाला जा सके। पहले हम पानी को बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मटेरियल के आधार पे कॉफर डैम को बांटा गया है। पहला है अर्थन कॉफर डैम, दूसरा है रॉकफिल कॉफर डैम, एंड थर्ड वन है सीड पाइल कॉफर डैम। क्या है? अर्थन कॉफर डैम, फिर उसके बाद है आपका रॉकफिल कॉफर डैम, और तीसरा है सीड पाइल कॉफर डैम। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे डिफिनेशन देखते हैं कॉफर डैम का। एक कॉफर डैम में बी डिफाइंड एज टेम्पोररी स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, जब ये गंगा जी में स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इससे इस जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर लगाए थे पानी को निकालने के लिए, फिर उसको रिमूव कर लेंगे, इसलिए ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर है ना। जब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना लेंगे प्यारे बच्चों, तो पानी निकालने के लिए ये जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाए थे, जिसको हम कॉफर डैम बोल रहे थे, उसको हम क्या कर लेंगे? बाद में रिमूव कर लेंगे। तो यह क्या है? एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है। तो यही बात लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, एक कॉफर डैम में बी डिफाइंड एज अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर। कॉफर डैम क्या है? एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है विच इज कंस्ट्रक्टेड इन अ रिवर। कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाता है? रिवर के पास, लेक में, या एनी अदर वाटर बेयरिंग सरफेस, या कोई भी वाटर बॉडी सरफेस होगा उसमें, है ना। फॉर एक्सक्लूडिंग वाटर फ्रॉम ए गिवन साइट। प्यारे बच्चों, जो गिवन साइट है वहां से वाटर को एक्सक्लूड करने मतलब है वाटर को रिमूव करने के लिए। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? वाटर को निकालने के लिए। वाटर को निकालने के लिए कहां से? कोई गिवन साइट पे, मानिए गंगा जी हमारा गिवन साइट है, तो साइट से निकालने के लिए, ताकि एबल हो सके बिल्डिंग ऑपरेशन, ताकि वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं टू परफॉर्म ऑन ए ड्राई सरफेस। तो कैसे परफॉर्म करेंगे? ड्राई सरफेस पे तो परफॉर्म करेंगे ना। तो ड्राई सरफेस बनाने के लिए किसी भी वाटर बॉडी में क्या करते हैं? ड्राई बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर चारों तरफ से लगाते हैं। उस स्ट्रक्चर को लगाने के बाद वहां से वाटर को एक्सक्लूड करते हैं, तो वो जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर है वो कॉफर डैम कहलाता है। तो यही बात लिखा, फिर से पढ़िए प्यारे बच्चों, ए कॉफर डैम में बी डिफाइंड एज टेम्पोररी स्ट्रक्चर। कॉफर डैम एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है विच इज कंस्ट्रक्टेड इन अ रिवर। जो कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाता है? कोई रिवर में, कोई लेक में, या कोई अदर वाटर बेयरिंग सरफेस में। किस लिए किया जाता है? तो फॉर एक्सक्लूडिंग वाटर फ्रॉम ए गिवन साइड, किसी गिवन साइड से वाटर को एक्सक्लूड करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग ऑपरेशन कर सके, ताकि ड्राई हो जाए और उसके बाद हम बिल्डिंग ऑपरेशन कर सके, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो कॉफर डैम जो लगाया है, इसका जो वाल होगा प्यारे बच्चों, तो पक्का वाटर टाइट होना चाहिए ना। अगर वाटर टाइट नहीं होगा तो हम यहाँ से पानी निकालेंगे और यहाँ से जो गंगा जी से पानी अंदर चला जाएगा ना, गंगा जी से पानी अंदर चला जाएगा वाल के थ्रू। तो वाल आपको, कॉफर डैम का वाल आपका एकदम वाटर टाइट स्ट्रक्चर होने, कैसा होना चाहिए? वाटर टाइट। मतलब जब हम यहाँ से पानी एक बार निकाल दिए तो गंगा जी का पानी फिर इसमें अंदर नहीं जाना चाहिए। तो यही बात लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, द वॉल्स ऑफ द टेम्पोररी स्ट्रक्चर शुड बी, जो वाल जो यूज कर रहे हैं टेम्पोररी स्ट्रक्चर की तरह, वो कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकली वाटर टाइट होना चाहिए, फुल्ली वाटर टाइट होना चाहिए, और एटलीस्ट दे शुड बी एबल टू एक्सक्लूड वाटर, और कम से कम इतना तो जरूर एबिलिटी होना चाहिए उस मटेरियल के पास, ताकि हम वहां से वाटर निकाल सके, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज इन देयर कंस्ट्रक्शन। कॉफर डैम के कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल यूज किया गया है? अकॉर्डिंग टू मटेरियल कॉफर डैम को क्लासिफाइड किया गया है। पहला है आपका अर्थन कॉफर डैम, दूसरा है रॉकफिल कॉफर डैम, एंड थर्ड वन इज है सीड पाइल कॉफर डैम, ठीक है ना। और सीड पाइल को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, सिंगल वाल कॉफर डैम एंड दूसरा है डबल वाल कॉफर डैम। चलिए प्यारे बच्चों, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। हम अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रॉकफिल कॉफर डैम, अर्थन कॉफर डैम, सीड पाइल कॉफर डैम, इन सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या देखेंगे? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ और टॉपिक को देखेंगे अगले क्लास में। पहले आप यहां तक नोट डाउन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।